नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और ठीक 10 बजे आपके साथ वापस आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। और आज का एपिसोड ब्रांड न्यू तो है, इसके साथ साथ बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि आज मेरे साथ फिर से कुछ स्पेशल गेस्ट आ गए हैं शो में और आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और स्पेशल गेस्ट इसलिए क्योंकि ये मौसम बड़ा सर्द हो गया है, साथ में लॉकडाउन बड़े लंबे टाइम से चल रहा है और बहुत सी एक्टिविटीज़ या गतिविधियां जो हैं वो रुकी हुई हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये सीज़न जाने वाला है 2020, एक इवेंटफुल या आप जैसा भी कहें वैसा एक पूरा साल है जिसको हम लोगों ने झेला है, एक्सेप्ट किया है। इसके साथ अब इसको टाटा बाय बाय कहने की बारी है और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मंथ में आपको अच्छे अच्छे एपिसोड दें अपने शो में और साथ में इस साल को एक अच्छे तरीके से एक स्वीट मोड पे आके या स्वीट नोट पे आके इसको टाटा बाय बाय कहा जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि कुछ हमारे जो अनसंग स्टार हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो कई बार हमारे साथ होते हैं और कई बार नहीं होते और जिनका काफ़ी सारा नुकसान इस बार हुआ है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स जो होने होते हैं वो नहीं हो पाए लॉकडाउन की वजह से। पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में सिचुएशन यही है कि बहुत सारे इवेंट रुके हुए थे। अब कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट शुरू हो गए हैं पिछले 1-2 महीने में। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोग हैं उनकी तो बेताबी रहती है, वो परेशान और इंतज़ार में रहते हैं कि इवेंट्स हों। साथ में जो प्लेयर्स हैं उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ। एक्टिविटी जब नहीं हो रही होती हैं तो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। आजकल तो प्रैक्टिस सेशंस भी रुक गए थे, लेकिन फ़िलहाल स्थितियाँ कुछ सामान्य होती नज़र आ रही हैं और साथ में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं आने वाले वक्त में, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज जो हमारे साथ स्टार्स हैं उनके साथ बहुत सारी बातें होंगी। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ शो में जुड़ना चाहते हैं, हमें मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने मैसेज हमको, जब हम अपने स्टार के साथ बात करेंगे तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज करने के लिए आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, स्काइप आईडी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल पर्टिकुलर इस शो के लिए व्हाट्सअप नंबर 9015173846 पर हमें टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको ये बातचीत कैसी लग रही है उसके लिए भी अगर आप फीडबैक देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे 5 स्टार्स हैं और 5 स्टार में एक जो स्टार हैं वो ज़्यादा बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो बाकी के स्टार्स को तैयार कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक कोच हैं, 4 प्लेयर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और शो में शुरुआत करेंगे इनकी बातचीत से। तो मेरे साथ ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी जो आप देखेंगे कि ये एथलीट्स हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस लॉकडाउन में इन लोगों ने कुछ बहुत स्पेशल किया है। और मुझे लगा कि जब कुछ हमारे एथलीट कुछ बहुत स्पेशल कर रहे हैं, बहुत अनोखा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद भी, तो ये हमारे उन लिसनर्स तक जिनके पास शायद इनकी सूचना नहीं पहुंच पाती है, जिनकी बात इनसे नहीं हो पाती, उन लिसनर्स की बात हमारे इन प्लेयर के साथ कराई जाए। तो मेरे साथ जो एक पूरी टीम है जिसमें हमारे नरेश सर हैं देहरादून से, जो कोच हैं इनके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे 4 एथलीट हमारे साथ हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन हम लेंगे। मेरे को इनके नाम याद हैं और इनके अचीवमेंट्स और इनकी जो गेम्स हैं वो इतने सारे हैं। मैंने तो खाली सपनों में भी कभी सोचा हो कि मैं इतने सारे गेम खेलूंगा तो शायद मुझे उसमें भी मुश्किल होता है। शिवम नेगी हमारे साथ हैं उत्तराखंड से। इसके साथ साथ सौरभ शर्मा और विकास शर्मा हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं और इसके अलावा हमारे साथ अनुष्का दुबे हैं, ये भी एथलीट हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शो में। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये पूरी टीम है जो आज हमारे साथ होने वाली है और साथ में हमारे साथ रहेंगे लाइव शो में और पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरेस्टिंग बातें आज आपको पता चलने वाली है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम नरेश सर से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इन सब के वो कोच हैं, साथ में देहरादून में हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर भी हैं, साथ में कोचिंग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार और थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू आरजे नरेश पहले तो, और थैंक यू रेडियो उड़ान। जैसा कि हर किसी का एक मैं कहूँगा कि सपना सा रहता है कि रेडियो उड़ान में कभी आए
तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था और आज मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे उसकी बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैं एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ओखलकाटा ब्लॉक के छोटे से गांव नाई नया गांव से आता हूं और इससे पहले एयरफोर्स में मैंने सर्व किया है। 15 साल तक वायुसेना का जीवन जो जिया है, जहां से मैंने सीखा है सब कुछ, वहां से आता हूं। और 1 साल एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया मैंने राजस्थान में, डेगाना में, राणा इंटरनेशनल स्कूल में। और अब वर्तमान में मैं NIPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है, सभी लोग जानते हैं, वहां पर मैं फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत हूँ 2015 से। साथ ही यहाँ पर जितने भी पैरा स्पोर्ट्स हैं, खासकर ब्लाइंड फुटबॉल का, मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच हूँ और गोल गाइड हूँ। तो और साथ ही एथलीट्स को ट्रेन करता हूँ, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को ट्रेन करता हूँ यहाँ पर। और मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहूँगा मैं कि मुझे इन सब के बीच में रह के इनको प्रोफेशनल ट्रेन करने का मौका मिलता है, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स आज आप जान रहे हैं कि बहुत एक अलग लेवल तक जा रहा है। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं इनके बीच हूँ और इनको मैं ट्रेन करता रहता हूँ फिलहाल। तो ये है नरेश सर, जो पहले एयरफोर्स में थे, आजकल स्कूल में हैं और वहाँ पे कोचिंग भी दे रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनके बारे में। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे अभी कुछ वक्त में। इसके अलावा जो हमारे अब जो इनके जो शिष्य हैं, या यूँ कह लें कि जो इनके स्टार हैं जिनको ये तैयार कर रहे हैं, वो हमारे पास 4 स्टार हैं। तो उसमें 2 ब्रदर्स हैं, सौरभ शर्मा और विकास शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं NIPVD देहरादून में अपनी सर पढ़ता हूँ। और सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ और सर मैं उसी में अभी ट्रेनिंग करता हूँ। और सर मैं एक पैरा एथलीट हूँ। पैरा एथलीट में क्या खेलते हैं बेसिकली? सर मैं रनर हूँ। ओके, रनर हैं, ये बहुत भागते हैं। जी विकास। हेलो, थैंक यू सर। एंड सर मैं विकास शर्मा, MSBH NIPVD में क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। और सर मैं एक पैरा एथलीट हूँ और एथलेटिक्स में मैं रनिंग करता हूँ। ओके, ये भी रनिंग करते हैं, दोनों ब्रदर्स भागते हैं। और चलिए, कौन तेज भागता है वो बाद में पूछ लेंगे हम। अनुष्का, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। मैं अनुष्का दुबे, रतलाम मध्य प्रदेश से, और अभी मैं MSBH NIPVD में क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, पैरा एथलीट। लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये तीनों हमारे अभी जो हमारे साथ हैं, एथलीट हैं और तीनों रनिंग करते हैं। शिवम नेगी, थोड़ा सा बताएं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। मैं शिवम सिंह नेगी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और अभी मैं MSBH NIPVD देहरादून में 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं एक इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हूँ। साथ ही मैं ब्लाइंड फुटबॉल एशियन चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से गोल करने वाला पहला ब्लाइंड फुटबॉलर हूँ और मैं एक नेशनल पैरा एथलीट और ब्लाइंड क्रिकेटर भी हूँ। तो ये हमारे हैं अनसंग स्टार्स और हमारे स्पोर्ट्स टीचर, हमारे कोच हमारे साथ हैं। साथ में हमारे 4 जो प्लेयर हैं, पैरा एथलीट्स आप कहते हैं इन्हें, तो जिस तरह से भी इनको आप कह लें, ये भी हमारे स्टार हैं और फ्यूचर है इनके पास हमारा जो स्पोर्ट्स का है, उस पर बात करेंगे। नरेश सर, सबसे पहले आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो आने का एक पूरा, आपने बताया कि आप 15 साल एयरफोर्स में रहे, उसके बाद स्कूल में आना कैसे हुआ, और या फिर कई बार एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि जब आप 15 साल जॉब कर चुके हैं तो उसके बाद कुछ और अपना, कई बार लोग बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ और करके अपने जो लाइफ आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड इनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि स्कूल में जाना चाहिए और वो भी स्पेशल स्कूल में, फिर वहाँ पे कोचिंग करें, तो कैसे आइडिया आया? पहले तो आपको बता दूं कि जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे और 15 साल जॉब करने के बाद में, जबकि मैं देख चुका था फॉरेन कंट्रीज, देख चुका था कई, और साथ में कई लगभग सारे इंडिया के स्टेट्स भी देख चुका था, तो चीजें मेरे खुली थी, बहुत ज्यादा खुली हुई थी, स्कोप काफी था। क्योंकि मैं NIS क्वालिफाइड हूँ, मैंने साइंस से डिप्लोमा किया हुआ है एथलेटिक्स में, और साथ ही मैं MPED हूँ, यानी कि मास्टर्स किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, तो काफी सारा मतलब मैंने किया था, 15-16 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं मेरे पास। और उसके बाद फिर मैं घर गया और गाँव में जाने के बाद में मैं माता पिता के साथ रहा अपने कुछ दिन, 5-6 महीने रहा। फिर मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया जहाँ पर मेरी वाइफ पहले से पढ़ा रही थी, इंग्लिश की टीचर है वो,
जी। तो राजस्थान गया मैं। लेकिन उसी बीच यहाँ देहरादून में NIPVD में एक शायद मेरे ख्याल से जो मेरे पूजनीय भी कहूंगा मैं, ML मिश्रा सर जो कि पहले यहाँ पे थे PI, जी। वो रिटायर हो गए थे हम्म, और ये पोस्ट वैकेंट हुई थी। जी। तो मैंने वो फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन अब मुझे ये था कि पैरा स्पोर्ट्स में कैसे, जो आपने कहा कि ये कैसे चूज किया, तो जब मैं राणा इंटरनेशनल स्कूल में था वहां पर जब मैं उनको कोचिंग दे रहा था, तो ये चीज मैं एयरफोर्स में भी कर रहा था, यानी कि साइटेड को कोचिंग दे रहा था मैं वहां भी। जी, लेकिन जी। तब मैंने सोचा कि कुछ अलग करें। अब अलग करने में मुझे सिर्फ खेल खिलाना, खेल खेलना, खेल पे लिखना, खेल को बोलना आता है अगर सही कहूँ तो। तो फिर मैंने सोचा कि ये निकला हुआ है, ये भरा, फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करने के बाद भी मैं सिर्फ 2 दिन पहले पर आया, जो मुझे लास्ट डेट दी गई थी ज्वाइन करने के लिए। जी। और तब मैंने डिसाइड किया कि यार चलो कुछ हटके करते हैं। हटके इन द सेंस कि मैं बहुत अजूबा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ये था कि अब मैं वहां जाता हूँ जहां मुझे जीरो से शुरू करना है। तो बिल्कुल। मेरे पास बिल्कुल जीरो से शुरू करने के लिए मैं आया, और उसमें से यही सारे स्टूडेंट्स जो बहुत छोटे थे उस टाइम में। और उसके बाद में जब मैंने यहाँ इनके बीच में रह के मैंने सब कुछ सीखा, और आज 4-5 सालों में थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत प्लेयर्स तैयार किए हैं, और थोड़ा एक जो हिंदुस्तानी फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसको भी लहराने का मौका मिला है। तो मेरा ये था कि कुछ हटके करें, तो हटके में स्पोर्ट्स में पैरा स्पोर्ट्स को मैंने चुना। और दूसरा, जब मैं ब्लाइंड फुटबॉल में पर्टिकुलरली अगर बात करूं, तो ब्लाइंड फुटबॉल में आए तो वो मेरा 2015 से जर्नी शुरू हुआ जब मैं आया, और वो भी जब मेरा पहला टूर था जहां पर मैं पंकज राणा और अश्विनी को लेकर गया था। तो तब ये आया कि मुझे देहरादून को गढ़ बनाना है पैरा स्पोर्ट्स का, और खासकर ब्लाइंड फुटबॉल, ये मेरे दिमाग में आया, और तब से मैंने अपनी जर्नी शुरू की यहाँ। तो किस तरह से जर्नी शुरू हुई और किस तरह से इस स्पेशल फील्ड में, आप यूँ कहें कि पैरा एथलीट्स का जो एक दुनिया है, कैसे एंट्री हुई, ये बता रहे हैं नरेश सर, हमारे कोच हैं हमारे। और इसके अलावा जो इनके साथ 3 रनर्स हैं इस टाइम हमारे पास, और एक जो फुटबॉल में। तो शिवम, थोड़ा सा बताएं कि फुटबॉल में इंटरेस्ट कैसे आया, अचानक से हुआ या कुछ कभी सोचा था कि फुटबॉल में ही जाना है? सबसे पहले तो मैं बचपन से ही, हमारे मतलब इंडिया में है कि क्रिकेट बहुत फेमस है, तो सब क्रिकेट ही देखते थे, मैं भी देखता था। और मुझे उस टाइम थोड़ा दिखता था, मैं उस टाइम लो विजन था, और जो ब्लाइंड फुटबॉल होता है उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं जो खेलते हैं, और गोलकीपर होता है वो फुल्ली साइटेड होता है। तो जब 2015 में नरेश सर ने हमारे स्कूल ज्वाइन किया, तो उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो मैं देखता था कि हाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर दिसंबर के लास्ट तक, 2015 के लास्ट तक मेरी आंखों की रोशनी चली गई। और फिर जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने पढ़ा रोनाल्डो के बारे में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगीज फुटबॉलर। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी जब वो 15 साल के थे, और उसके बाद वो अब इस लेवल पे हैं कि दुनिया उन्हें जानती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं, और मुझे गेम भी अच्छे लगते थे, खेलना अच्छा लगता था। और उस टाइम जब मुझे थोड़ा दिखता था, मैं कभी कभी गोल कीपिंग करने ब्लाइंड फुटबॉल में आ जाता था अपने दोस्तों को प्रैक्टिस करवाने के लिए, जो पहले से खेल रहे थे, जैसे कि इंडियन कैप्टन पंकज राणा और इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर एक और है अश्विनी कुमार, उनके साथ मैं आता था। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, रोनाल्डो के बारे में, मैंने सोचा कि मेरी भी एक किडनी नहीं है। आपको बता दूं, जब मैं 9 साल का था सन 2011 में, तो मुझे पता चला कि मेरी किडनी बाय बर्थ खराब है, तो डॉक्टर्स ने वो निकाल दी। तो मेरी एक ही किडनी है उसके बाद से। तो फिर मैंने खेलना शुरू किया, पर कुछ बातें थी कि एक किडनी है कैसे खेलूंगा, और पेरेंट्स भी बोलते थे, थोड़ा डर था कि अभी कुछ सालों पहले तो ऑपरेशन हुआ है। पर मुझे अच्छा लगा खेलना। मैं ग्राउंड में आया, मैं देखता था खेल रहे हैं बॉल से, और मैं भी खेलने लगा, तो मेरा इंटरेस्ट आने लग गया उसमें, और फिर मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलने लग गया। और 2018 में मैंने पहला अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला, मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया उसमें। और उसके बाद मुझे 2018 के ही सितंबर में बुलाया गया इंडिया के सिलेक्शन कैंप में। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एक फ्रेंडली मैच की सीरीज होनी थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया। पर लास्ट मोमेंट में कैंप में मेरी फिटनेस के कुछ इशू हो गए थे, जिस वजह से मैं सिलेक्ट इंडियन टीम में नहीं हो पाया। फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, प्रैक्टिस की, और 2019 में एक और नेशनल टूर्नामेंट मुझे खेलने का मौका मिला। उसके बाद मुझे दोबारा सितंबर में कैंप में बुलाया गया, और फिर मैं सिलेक्ट हो गया ब्लाइंड फुटबॉल एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए इंडिया की तरफ से। सितंबर
सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर से और 7 अक्टूबर तक ये चैंपियनशिप पटाया थाईलैंड में चली थी, जिसमें इंडिया ने कुल 4 मैचेस खेले। पहले 3 मैचेस में मेरा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ। फिर हमारा एक मैच हुआ मलेशिया के साथ, जिसमें मुझे हमारे हेड कोच है इंडिया टीम के मिस्टर सुनील जे मैथ्यू, ओके उन्होंने मुझे आगे खिलाया, स्ट्राइकर खिलाया उस दिन। तो मैं शुरू से खेल रहा था, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कुछ तो बढ़िया हो, क्योंकि हमारा लास्ट मैच था। इंडिया पहले 3 में से 2 मैच हार चुकी थी और 1 मैच टाई रहा था 0-0 से। तो उस मैच में मैं 2 गोल स्कोर कर गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे कोच और इंडिया टीम के गोल गाइड श्री नरेश सिंह नयाल सर ने मुझे अपनी गोद में उठाया। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ, यही तो मैं चाहता था। और अब मैं सोचता हूँ मैं आगे भी खेलूंगा। और उसके अलावा मैं रनिंग करता हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, और क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ। मुझे एक मैन ऑफ द मैच भी क्रिकेट में मिला हुआ है, ब्लाइंड क्रिकेट में। तो ये है शिवम नेगी जो उत्तराखंड से हमारे साथ हैं, इतना सारे गेम खेलते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जर्नी की आप लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर हार मान जाते हैं, लेकिन यहीं पे वहाँ पे वो लोग होते हैं जो जज्बा दिखाते हैं और फिर चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि बहुत से लोग वो हैं जो जहाँ पे आम लोग सोचना बंद करते हैं तो शायद कुछ लोग वहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं। अनुष्का, कितना आसान था रनिंग में आना और कितना कुछ मुश्किलें भी हुई कि आप रनिंग में आए, पैरा एथलीट बने, क्योंकि इतना आसान नहीं होता गेम्स में आना। मैंने कहीं पे ऐसा सुना भी था शायद कि अगर 2 तरह की समस्याएं हो जाती हैं, एक तो आप अगर फीमेल हैं साथ में आप डिसेबल हैं तो मुश्किलें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कैसे हुआ इस फील्ड में आने का, जो पैरा एथलीट बनने का जो सपना था या दिल में दिमाग में जो बात थी? मैं पहले साइटेड स्कूल से आती थी, मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड थी। लेकिन मैंने 2019 में मैंने NIEPVD में अपना एडमिशन लिया। लेकिन जब मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैं मतलब ऐसे जब हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, एक्टिविटी पीरियड, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे। लेकिन मैं वहाँ बच्चों को देखती थी कि वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रनिंग करते हैं। लेकिन जब सितंबर अक्टूबर के मंथ में 2019 में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे सुबह रोज़ प्रैक्टिस होती है और यहाँ बच्चे प्रैक्टिस में जाते हैं सुबह। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू भी जा सकती है, हम लोग रोज़ चल सकते हैं। तो उस टाइम मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उस बात को, मैंने बस ऐसे कहा हाँ ठीक है हम चलते हैं। हम लोग जाने लग गए प्रैक्टिस में। लेकिन उस टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था 2019 में, तो काफ़ी सारी लड़कियां गई थी। लेकिन उस टाइम मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि सर ने मेरे को इतना गौर कब कर लिया। और जब मुझे तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था तब मेरे प्रैक्टिस को 1-2 दिन ही हुए थे और मैंने लास्ट अपना सबसे अच्छी टाइमिंग निकाली थी प्रैक्टिस में, 1 घंटा 5 मिनट। और मुझे आज भी याद है कि सारे जब प्रैक्टिस में खड़े थे और सर ने कहा था कि तुम्हारी टाइमिंग 1 घंटा 5 मिनट, तुमने लगातार रनिंग किया है। और फिर तब से मेरे को लगा कि मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए और आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए। तब से मैं प्रैक्टिस आने लगी। इसके पहले मैंने ना कभी स्पोर्ट्स किया और ना ही मुझे कभी इतना स्कोप मिला। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए मुझे बाकी। फिर मुझे तब अच्छा लगने लग गया कि जब मैंने अपनी हाफ मैराथन वगैरह की और मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया, तो मुझे बाकी लड़कियां देख के मुझसे इंस्पायर होने लग गई। लड़कियां जो नई लड़कियां हैं कि अनुष्का जाती है तो हम भी जाएं प्रैक्टिस में, और मुझे देख के वो आने लग गई, मुझसे पूछने लग गई। तो अब क्या है, अब पूरा इंटरेस्ट आ गया? अब तो मेरा पूरा बहुत इंटरेस्ट है और मैं जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं पैरा ओलंपियन बनूँ एक। होपफुली ये भी पूरा होगा। जब ख्वाहिशें मन में हो तो चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं, बस दिल की ख्वाहिश हो। तो ब्रदर्स हैं हमारे साथ, ये भी दोनों रनर हैं। तो सौरभ, थोड़ा सा बताएं कि रनिंग में कैसे हुआ? मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कभी घर पे कुछ हुआ और आपने सामान लिया और आप भाग गए, तब से रनिंग स्टार्ट हुई? तरह कुछ नहीं हुआ था। मेरे को रनिंग का वही याद आता है जब मैं घर से सामान कुछ उठा लिया, उसके बाद जब हमारी पिटाई शुरू हो ये डर से हम भागते थे खाली। सर मेरा एडमिशन यहाँ पे सर 2014 में हुआ था NIVH में जी। तो सर मैं ये सोचता था कि पढ़ाई करनी है, ये सब करना है। लेकिन सर फिर सर जब मैंने देखा कि सर यहाँ पर सब बच्चे रनिंग कर रहे हैं, और मैं न्यूज़ सुनी 2016 में जो अंकुर धामा एक सर पैरालंपिक कभी खेल के आए हैं, उन्होंने इंटरनेशनल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो सर मेरे अंदर भी सर एक मतलब जज्बा है कि मैं भी रनिंग करूं। लेकिन सर
जब मैं रनिंग शुरू की तो सर मेरे साथ एक दिक्कत थी। जो मेरा राइट हैंड था सर वो बचपन में सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था, तो मेरा राइट हैंड सर टेढ़ा हो गया था। ओके। इस समस्या थी और लोग मतलब शुरू में तो वो सब बोलते थे कि तू पतला दुबला है, तू क्या रनिंग करेगा, सब शुरू में बोलते, लेकिन जब मैंने बाद अपने कोच सर को बताया तो सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता कि तू रनिंग शुरू कर। ओके। और उसके बाद लेकिन सर शुरू में मैंने जब रनिंग की तो मैं स्प्रिंट करता था, स्प्रिंटिंग में देता था ध्यान ज़्यादा, लेकिन सर ने एक बार मेरे को बोला कि स्प्रिंट मत कर, तो लॉन्ग रनिंग कर। तब से मैं अब लॉन्ग रनिंग करता हूँ मैं एथलीट में। ओके, कितनी लॉन्ग रनिंग होती है सर लगा अगर सर नेशनल में अगर सर मैंने इस बार 2020 सर जो पीसीआई का सर नेशनल मीट होने वाली थी उसमें क्वालिफाई किया था 5000 मीटर में, 5 किलोमीटर यानी। ओके, 5 किलोमीटर, ठीक है। यस सर, तो उसमें क्वालिफाई किया था, वो सर कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अब सर उसी की तैयारी कर रहा हूँ अभी साथ साथ में। मैं घर में भी सब वर्चुअल इवेंट्स भी बहुत सारे कर रहा हूँ घर पे मैं। बिल्कुल, हमारे सारे पैरा एथलीट्स ने इस बार बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स किए हैं। विकास, थोड़ा सा बताएं, आपकी रनिंग, दोनों भाई की रनिंग एक साथ शुरू हुई या दोनों ने अलग अलग शुरू की? शुरुआत में जब मैं छोटा था तो मैंने 5th तक जो अपनी स्टडी है वो साइड स्कूल में पढ़ी, एकदम नॉर्मल स्कूल में। 2014 में मैं जब यहाँ पे NIPVD का नाम NIVH होता था तब यहाँ पे आया, और 2014 में आने के बाद मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक साइडेड के बेस से उठ के आना एक अलग फील्ड में, भले ही क्योंकि सर मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और वहाँ पे भी सर जब मैं साइडेड स्कूल में पढ़ता था तो बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो मैं भी उनके साथ खेलता था। सर मेरे को बैटिंग के टाइम, क्योंकि वो उनकी बॉल में ना कोई आवाज़ होती है, ना मतलब इतनी विजिबल भी नहीं होती वो, और ना मेरे को उस टाइम वो बॉल दिखती थी सर, और मैं सिर्फ वहाँ पे सर बॉलिंग कराता था। और बैटिंग में क्योंकि सर मेरे को बॉल नहीं दिखती थी, और फील्डिंग में सर भी नहीं दिखती थी मेरे को बॉल कभी कभी। और इसके बाद सर मेरा एडमिशन यहाँ पे NIPVD में हुआ, और 2014 में, और यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ नया था। और 2015 में नरेश सर ने फिर ज्वाइन किया। शुरुआत में सर मेरा स्पोर्ट्स में मतलब ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैं मतलब जाता था, कभी हो जाता था, फिर आ जाता था, जाता था, आ जाता था। 2019 में मैंने स्पोर्ट्स को लेना एकदम सीरियस समझा। 2019 में जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा स्पोर्ट्स और रनिंग करी, और तब मैं मन में ये ठान के चला था कि इस बार तो मतलब मेरे को स्पोर्ट्स मतलब पूरा रेगुलर ही करना है सर। और स्पोर्ट्स, और वो करने के बाद मार्च में हमारा एक इवेंट हुआ था किमाड़ी हाफ मैराथन, उसमें मैं शिवम सिंह नेगी है उसका रनर था। तो मेरे लिए एज आ एक गाइड रनर भी किसी का बनना ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसमें मैंने 10 किलोमीटर करी थी, तो हमारा फर्स्ट प्राइज आया था 10 किलोमीटर में। 40 मिनट हमारी टाइमिंग आई थी, और वो जो जहाँ पे हमने रनिंग करी थी वो थोड़ा एरिया भी मतलब पहाड़ों वाला था, उसमें मतलब चढ़ाई वगैरह ज़्यादा थी। तो तब से मैंने सोचा कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है, और सर भी मेरे को बहुत पहले से बोलते थे कि तू कर सकता है, और बट मैंने 2019 में उस बात को सीरियस लिया, थोड़ा लेट सीरियस लिया, और तब से फिर मैं स्पोर्ट्स को कर रहा हूँ सर। तो किस तरह से स्पोर्ट्स के लिए ये प्लेयर्स डेडिकेटेड हैं, अभी फ्यूचर बना रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में हैं और आगे कैरियर पूरा तैयार है, फ्यूचर बनाएंगे इसी में। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो इनकी कोशिशें हैं, और जिस तरह से इनके रिजल्ट्स अभी से आ रहे हैं, वो काफ़ी उत्साहजनक है, और ये कह सकते हैं कि बहुत मोटिवेटिंग है। और जितने लोग अगर हमें अभी सुन रहे होंगे और शायद जिनको ये वजह मिलती हो कि शायद वो किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी है या कोई और वजह है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसकी वजह से शायद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो होपफुली आप इनको सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। बस सोच बदलने की ज़रूरत है कि आप अपने मन की सोच बदलें, दिमाग में कुछ तय कर लें, कुछ लक्ष्य, कुछ गोल डिसाइड करने की लाइफ में आपको आगे क्या करना है, तो आप आगे कर सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लग रही है बिल्कुल हमें बताएं। हमारे स्काइप ID रेडियोडान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हम तक पोस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं तो भी आप हमें बिल्कुल अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नरेश सर, किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका जो ये
एक वो एथलीट्स जो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनको नॉर्मल कह सकते हैं या सिर्फ सिंपली एथलीट कहें, उनके साथ काम करना और पैरा एथलीट के साथ काम करना, उनको सिखाना, किस तरह के चैलेंजेस हैं दोनों में अलग अलग? अगर हम एथलीट्स की बात करता हूँ और पैरा एथलीट्स का जो वे ऑफ कोचिंग है, जो हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2009 से मैं कोचिंग में हूँ, उससे पहले मैं स्पोर्ट्स करता था और 2009 से मैं कोचिंग में हूँ, लेकिन तब मैं एथलीट को कोच करता था या जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको करता था। 2015 से पहली बार पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को कोचिंग करने लगा। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात कहूँ तो एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है कि जब मैंने 2015 में जब मैं आया, क्रिकेट का ट्रायल होना था, तो एक लड़का था, जब मैंने कहा हेलमेट पहन लो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था तब ज्यादा, तो देखा था, सुना था और थोड़ा बहुत फॉलो किया था, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सिंपल सा है। जी। हाँ, लेकिन जब ग्राउंड में आए प्रैक्टिकली, तो मुझे लगा पिच जब मैंने देखी, क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले से ही था, तो जब पिच देखा तो मुझे लगा ये बॉल बाउंस हो सकती है, तो मैंने कहा कि हेलमेट पहन लो। लेकिन कमल उसमें ट्रायल दे रहा था, तो कमल ने बोला नहीं कुछ नहीं होता सर ऐसा, तो मैंने बल्कि बॉल डाली ट्रायल के लिए, तो उसका एक दांत निकल के बाहर आ गया, दांत टूट गया। मेरा तीसरा ही दिन था, तीसरा चौथा दिन था स्कूल में, और मुझे ये लगा ये क्या हो गया, लेकिन उसी वहां पर मेरा दिमाग में दूसरी तरफ मेरा ये चला कि ये चीजें तो हमारे वहां भी होती हैं, जब हम स्पोर्ट्स पर्सन, वहां भी टूटते हैं दांत, खुद मुझे कई चोटें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उसको कहा आप वॉश करके आ जाओ, दोबारा खेलो हेलमेट पहन के। तो उसने कहा सर कुछ नहीं, खिड़की खुली है बस। तो वो मुझे हमेशा ध्यान रहता है, अगर वो रोता या कुछ करता तो हो सकता है मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग रहता। और जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए फिर जब, तो ये एक वो था, और दूसरा जब मैं ब्लाइंड फुटबॉल हमने शुरू किया, तो मैंने भी खुद सीखा, मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, मैंने यूट्यूब बहुत ज्यादा देखा, और मैंने खुद ही बहुत सारा क्या बोलते हैं आपको जो गेम्स है वो देखे, क्योंकि मुझे ट्रेन करना था। मैं एक फुटबॉल की दुनिया से आ रहा था, ब्लाइंड फुटबॉल की दुनिया से नहीं आया था ना, तो मुझे लगा कि मुझे खुद स्टडी करना पड़ेगा, तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ एज अ कोच। तो फिर मैंने वही चीजें शुरू की, और जब मैं कोचिंग करने के लिए निकला पहली बार, तो जब मैं एज एन एस्कॉर्ट मैंने पहली जर्नी शुरू की, एस्कॉर्ट बन के गया मैं यहाँ से कोच्चि तक। लेकिन जब वहाँ मैंने चीजें देखी और जब देखा, मेरे दिल में एक चीज आया, मैंने कहा नहीं, अब तो वापस जाके मुझे ब्लाइंड फुटबॉल का गढ़ बनाना है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेस थे, और मैं मॉडल स्कूल में टीचर हूँ, तो वहाँ पर मुझे हर एज के बच्चे मिल जाते हैं, और खास साथ ही NIPVD कैंपस है, तो TCAB और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से मुझे एडल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो फिर मैंने जब इनको पहली बार कराना शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं कोचिंग करा के घर में आता था, क्योंकि मैं इनके बीच में खेलता हूँ ताकि मैं चीजों को जान सकूं अच्छी तरह से। जब मैं घर आता था, जब मैं चेंज करता था, तो मैं अपने नीले स्पॉट्स ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इतने होते थे कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख जाते थे। वो किसी न किसी का पैर लगा होता था, किसी न किसी का कुछ लगा होता था। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है जहां तक कोचिंग का है। अगर मेरे सामने स्पोर्ट्स पर्सन हैं और एथलीट हैं, तो मैं, अगर मेरे सामने 2000 5000 भी हैं, तो मैं एक प्लेटफॉर्म में जाके उनको एक एक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करके उनको बता सकता हूँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये 1-on-1 कोचिंग है ज्यादातर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही है, क्योंकि अगर 1-on-1 होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे जो मुझे लगा इन 4-5 सालों में, और जो चीज मैंने देखा, एक पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल की, क्योंकि आपको चीजें पता है और आप उस चीज को करवा भी रहे हैं, लेकिन सामने वाले को समझते हुए, प्लेयर को समझते हुए, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे हैं, आप ट्रेन दे रहे हैं। जैसे मुझे अगर उसको एक सिंपल सा है, मैंने अगर उसको बताना है, किसी एक प्लेयर को, शिवम को बताना है कि आप राइट जाके लेफ्ट जाओ, मैंने राइट जाके लेफ्ट जाओ, लेकिन कैसे लेफ्ट जाना है, कहाँ से जाना है, वो एक्सप्लेन करने से ज्यादा जब मैं उसको टच देके या उसके साथ में वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से वो मूव एग्जीक्यूट होता है। और उसमें जब शिवम अपना ईज ऐड करता है, क्योंकि मैंने तो बता दिया उसको राइट जाना और अपने लेफ्ट को थोड़ा सा टिल्ट होना, तो आपका बॉडी वेट बैलेंस होगा, उसके बाद आप राइट को टर्न कर लेना, ये मैंने बता दिया जो मैंने यूज किया। लेकिन सीएम के साथ में जब मैं कर रहा हूँ, तो उसको भी अपना ईज पता हो जाता है कि मुझे कैसे करना है, तो उसके साथ वो अपने कुछ ना कुछ नया फ्लेवर ऐड कर देता है। तो
तब जाके एक पर्टिकुलर मोमेंट आ पाता है। तो ऐसे ऐसे करके शुरू किया। फिर उस टाइम का बैच इतना अच्छा था, जब मैं हो सकता है वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा। देवेंद्र, संदीप, ये लोग थे सब जो थे, पंकज राणा मिला, फिर सोविंदर है, कई सारे जुड़ते चले गए, रवीना है, उसके बाद में स्नेहा आई, तारा, ये सब जुड़ते चले गए मेरे साथ, विकास, सौरभ, ये आज भी मेरे साथ हैं। तो खासकर फिर मैंने 4-5 सालों में 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए, महराज हो गया, अश्विनी, ये सब यहीं से निकले, सारे यहीं से निकले। और सोविंदर ऐसा है जो दोनों गेम खेलता है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया हुआ इंडिया को, क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड फुटबॉल। लेकिन मेरा ये भी था कि जो गर्ल्स हैं उनको भी लेके आना, उनको भी साथ में लेके आना, इन द सेंस कि साथ में लेके चलना है। फिर गर्ल्स को लेके आपको पता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक मेल हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं एक कोच हूँ। कोच ना फीमेल है ना मेल है, अगर देखा जाए तो। एक जैसे एक टीचर है, हम कहते तो मेल फीमेल, लेकिन एक टीचर है ना, उसके लिए तो स्टूडेंट सब बराबर। तो वो चीज मेरे साथ हमेशा रहती है। और उसी में फिर रवीना, स्नेहा जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, ये लोग निकले, तारा, और अभी अनुष्का बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे दिक्कतें आई, लेकिन मुझे संस्थान का, स्कूल से भी सपोर्ट मिलता चला गया, करवाता चला गया। लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हाँ, ये तो अल्टीमेटली हमारा ही फायदा हो रहा है, फायदा इन द सेंस कि ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने जो गेम का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अकेला हूँ मैं, तो जब स्पोर्ट्स को ट्रेन करता हूँ तो कोई जरूरी नहीं है हर कोई क्रिकेटर होगा या हर कोई फुटबॉलर। तो मैंने फिर अलग अलग गेम में किया। तो हमारे पास फिर विजय जैसे जो नेशनल पावर लिफ्टिंग के मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हैं। हमारे पास जूडो के कटारिया था इससे पहले, जगमोहन जैसे चेस प्लेयर्स निकल के गए, दिनेश चंद जैसा, तो काफी लोग हैं। देवेंद्र राणा काफी स्ट्रॉन्ग है, जो अभी जेवलिन अभी भी कर रहा है, वो अभी में है। तो मैंने कोशिश ये करी कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मांगता है। बिल्कुल। और जब आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो आपको मेंटली फ्री रखना पड़ेगा उसको ना। तो मैंने वो चीज जब किया तो मुझे ये लगा कि जो जिस गेम में जिसका इंटरेस्ट है उसको वहां ट्रेन करना शुरू कर दिया। और हर खिलाड़ी की अलग अलग चीज होती है, किसी को कुछ चीज पसंद होता है, किसी को कुछ चीज पसंद होता है। जैसे किसी की बॉडी ज्यादा ट्रेनिंग मांगती है, किसी की बॉडी कम ट्रेनिंग मांगती है। वो सेम चीज गर्ल्स के साथ होता है, सेम चीज बॉयज के साथ होता है। मैं रवीना और स्नेहा को एक ही जैसे ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है। और अनुष्का और तारा को अगर कंपेयर करें तो दोनों का अलग अलग चीज है। वैसे सेम ऐसा है जैसे सौरभ और विकास दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, लेकिन दोनों में से अगर देखें तो कई चीजों में विकास स्ट्रॉन्ग है, कई चीजों में सौरभ स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज पहचानना होता है। सोविंदर अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। साहिल है एक ब्लाइंड फुटबॉल, जो कि आने वाले टाइम में आप लोग कई नाम सुनेंगे, और मेरी कोशिश वही है। शिवम का बहुत स्ट्रेंथ है, उसका अपना तरह का स्ट्रेंथ है, उसकी अलग चीज है। तो मुझे बीइंग अ कोच वो समझना पड़ता है कहाँ से क्या है। साथ में जब हम पैरा स्पोर्ट्स लगाते हैं तो फिर हमको वो चीज और ज्यादा उसको बहुत क्लोजली जाना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सिर्फ एक दूर से ही डिस्टेंस रिलेशन से काम नहीं चलता। आपको एक वो रिलेशन रखना पड़ता है जहाँ हम एक दूसरे को समझें और उसके बाद में हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड में प्रैक्टिस करा देना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद का वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डाइट कैसे मिल रही है, उसको और क्या दिक्कतें हैं, घर से कैसा है वो। तो ये सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे आने वाले टाइम में काफी लोग हैं, ऐसे ही अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं। फिर जब बाहर जाते हैं तो इन्हीं के साथ रूम शेयर करते हैं। और आज रेडियो उड़ान के थ्रू और आपके थ्रू एक प्लेटफॉर्म भी शेयर कर रहा हूँ, तो ये एक अलग चीज है। बिल्कुल, रेडियो उड़ान की कोशिश है कि हमारे जो भी पैरा एथलीट्स हैं या जो भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको हम उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो शायद एक दूसरे से नहीं मिल पाते, या एक दूसरे से जुड़ने का या कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं होता। रेडियो उड़ान एक माध्यम बनता है जहाँ से हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी स्टार्स हैं, वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी गेम से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, तो हम उनको यहाँ रेडियो पे लेकर आए। बिल्कुल, रेडियो उड़ान पे आप आज हमारे साथ सुन रहे हैं हमारे 5 अनसंग स्टार हैं, और ये पैरा एथलीट, उनके कोच हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, और इनके साथ हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि इनका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या फील्ड हैं इनके अपने अपने। और अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल हमें मैसेज करें।
हमारी स्काइप आईडी रेडियोडान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। इसके साथ साथ आप फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं। दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज है जहाँ पे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। पेज को लाइक करें और साथ में वहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फेसबुक के थ्रू हमारे साथ जुड़ना चाहें व्हाट्सएप भी हमें वहाँ से भी पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं कि किस तरीके से नौशाद, एक दो सवाल और भी हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। इससे पहले बिल्कुल, अनुष्का और बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे एथलीट हैं, बारी बारी से ये ज़रूर बताएं कि एक तो आप लोगों को अपनी जो फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा आप उसको सिंपैथी कह लीजिए या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा होता है कि अगर उनका बच्चा डिसेबल है या कोई वजह जो भी है, तो इस तरह के जब गेम्स में एक बड़ी सी चिंता रहती है फैमिली वालों को, कोई चोट ना लग जाए, कोई इंजरी ना हो। साथ में एक स्कूल भी कई बार आपको थोड़ा सा सेफ मोड पे नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी जो NIBH PVT जो है वो किस तरीके से सोच रखता है कि इंजरी ना हो या फिर उनको कुछ रिस्क उठाना पड़े। तो स्कूल और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है आप लोगों को, किस तरह की सुविधाएं इस टाइम आपको जो स्कूल है वो दे रहा है आपका? अगर जहाँ तक फैमिली के सपोर्ट की बात है तो वो मुझे पूरा मिलता है। जैसे कि आपने पहले भी मुझसे कहा था कि अगर आप एक फीमेल हैं और आप ऊपर से डिसेबल हैं, तो जी पहले जब मैंने स्टार्टिंग में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं बताती थी घर वालों को कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो पहले मुझे मना करते थे ये लोग कि कुछ हो जाएगा या जो भी है, इसमें आगे स्कोप नहीं मिलेगा, जो भी है अब पढ़ रहे हो तो पढ़ो। लेकिन जब मैंने जैसे जैसे किया और मैंने आगे मतलब अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की, उन्हें लगा कि हाँ ये अच्छा कर रही है लड़की, तो हमारा ही नाम आगे रोशन करेगी, तो उन्हें फिर सपोर्ट मुझे पूरा मिलने लग गया। पहले स्टार्टिंग में वो बोलते थे कि रहने दे, या फिर मैं जब प्रैक्टिस में जाती थी मैं दौड़ दौड़ के मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लगती थी, लेकिन तब भी मैं जाती थी। तो उन्होंने लगता था कि ये पूरा डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर रही है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। तो अब मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल में हमें बाकायदा हमारे सीनियर्स और टीचर्स और कोच तो है ही जो हमें पूरा सपोर्ट देते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इंजरी हो जाएगी या ऐसे ही हमें ट्रीट किया जाता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करते हैं और ऐसे ही हमें खिलाया जाता है। और ये दो ब्रदर्स हैं हमारे पास, सौरभ और विकास। आप लोगों का कैसा सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट? मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा लकी हूँ कि मेरी फैमिली का मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेरी फैमिली का हमेशा यही कहना होता है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप करिए। और मैंने इन्हें बताया कि मतलब जैसे कि मेरा स्पोर्ट्स में है, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने कहा कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स करिए। और पहले मेरी मम्मी ने कहा था कि इसमें थोड़ा इंजरी का डर भी होता है, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि गिरेगा तो सीखेगा। ये उनकी लाइन थी कि गिरेगा तो सीखेगा। और फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है। और जो मेरा ब्रदर है सर, उसका जो नेशनल होना था तो उसका रजिस्ट्रेशन भी मेरी फैमिली ने खुद करवाया था। जो PCI मीट होनी थी एक, जो लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो मेरे पेरेंट्स ने खुद ही कराया था। तो पेरेंट्स की तरफ से तो सर मेरे को पूरा सपोर्ट है। स्कूल से कैसा सपोर्ट मिलता है? स्कूल किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है आपको गेम खेलने के लिए? साथ में पढ़ाई भी है। स्कूल भी हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। स्कूल में सर इतने अच्छे कोच हमारे लिए ला दिए, यही एक सबसे बढ़िया सपोर्ट है हमारे लिए। और जो कि जिनकी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस मिलती रहती है। और जैसे हमारे कोई टूर वगैरह होने होते तो हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब किसी के लिए पूरे मतलब पॉजिटिव रहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी सर स्कूल की तरफ से भी हमारे लिए पूरा सपोर्ट है। स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट है। शिवम बताएं जरा, स्कूल वाले डाइट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं? किस तरह से डाइट कुछ नॉर्मल दी जाती है जो सबके लिए है, या जो स्पोर्ट्स में है, जो एथलीट हैं उनके लिए कुछ अलग से दिया जाता है? सर ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर हम डिमांड करेंगे तो बिल्कुल हमें दी जाएगी। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हमें महसूस हुई आज तक स्कूल में भी कभी भी, तो हमने लिखा है, हमने कहा है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, वो हुई है। और धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। जैसे पहले बच्चे जैसे स्पोर्ट्स अगर कम भी खेलते थे, तो जैसे शुरू हुआ जैसे नरेश सराय 2016 में पहले इंटरनेशनल खेले फुटबॉल में। सबसे पहले 2015 में पंकज राणा खेला, तो उसके बाद सबका ध्यान उस तरफ गया, हाँ कि अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसे करके हुआ कि पहले जैसे
हमें वो नहीं था, गोल पोस्ट नहीं था स्कूल में फुटबॉल के लिए, वो ओके। गोल पोस्ट आ गया। फिर जो हमें स्कूल में शूज मिलते हैं अभी, वो जी। सिंपल जो स्कूल में होते ही हैं चमड़े वाले जूते, वो होते थे। पर अब उन्हें चेंज करके उसमें थोड़ा चेंज किया गया कि जो स्पोर्ट्स में है वो रनिंग भी कर सके, वो अच्छा कर सके उन सब से, तो वो चीज़ चेंज आया है। तो काफ़ी चीज़ें बढ़िया हुई हैं। जैसे हमारी टीम अगर बाहर जाती है जी। तो हमें किट भी दी जा रही है, तो बढ़िया हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो सब कुछ अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो और आगे वालों के लिए और अच्छा होगा। तो शिवम, घर वाले कैसा सपोर्ट करते हैं? घर वालों का क्या कहना है? सर अभी तो मेरे लिए घर वालों का फुल सपोर्ट है। उन्होंने पहले शुरू में था कि सबसे बड़ा इशू तो जैसा कि ऑपरेशन हुआ, एक किडनी है, तो क्या प्रॉब्लम होगी दौड़ने में, तो मैंने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक ये बात होती है कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उन्हें बहुत चीज़ें पता होती नहीं है। जी। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें जितना मैं समझाने में कामयाब हुआ, मैंने सब कुछ उन्हें समझाया। और अब ऐसा है कि पहले कई बार बोलते थे कि ज़्यादा मत कर, पर अब जैसे मैं कई बार मिस कर देता हूँ तो खुद पेरेंट्स बोलते हैं तूने एक्सरसाइज नहीं की, तू आज सुबह उठा नहीं। तो ये चीज़ है, अब सब समझ रहे हैं। और अगर मैं अब अचीव भी कर रहा हूँ तो उन्हें और अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है और आगे जाए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अवेयरनेस नहीं होती है, और जब अवेयरनेस मिलनी शुरू होती है, यानी कि जब हम अवेयर होना शुरू होते हैं, जब स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उनको पता चला कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो जैसा ये बता रहे हैं कि सुविधाएं उनको दी जा रही हैं और वो कोशिशें जब भी जो कहते हैं उनकी वो पूरी की जाती हैं, तो कई बार फ़र्क इस बात का भी पड़ता है कि जब अवेयरनेस नहीं होती और जब अवेयरनेस आती है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये हमारे चारों एथलीट हैं और हमारे बहुत से लिसनर्स हैं जो इस टाइम हमें सुन रहे होंगे, जहाँ पर भी आप इस टाइम रेडियो उड़ान पे हमें सुन रहे हैं। और चारों एथलीट से आप लोगों से एक बात जरूर पूछना चाहेंगे। अभी नरेश सर से पूछेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम पहले अपने जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट हैं, उनसे बात कर लें। बहुत सारी बात हो गई है गेम की लेके, थोड़ा सा बताएं कि खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप ये खाना है और ये नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सबसे पहले तो एक हम एथलीट हो या ना हो, तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि क्या चीज़ हमारे लिए कितनी हेल्दी होगी, क्या चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम एक किसी चीज़ को करने लगते हैं, अगर हम फिटनेस फ्रीक बन चुके हैं या हम अब एथलीट कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ हमारे लिए खाने में क्या चीज़ है, उससे हमें मिलता क्या है, उससे क्या होगा। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ हम अभी कर रहे हैं तो हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, फिर खानी है तो बहुत कम, कभी कभी फास्ट फूड से बचना है। वो हम जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, और जिन्हें हमें पता है, जिन्हें नहीं पता हम उन्हें भी बताएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना एक हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, और हम उसे मुझे लगता है बखूबी निभा भी रहे हैं। अनुष्का, खाने पीने का कितना ध्यान रखती हैं? आइसक्रीम खाती हैं कि नहीं खाती हैं? खाने पीने का ऐसा है कि अगर हम खा रहे हैं और उसको बराबर यूटिलाइज कर रहे हैं, और अगर आपको पता है कि आपको कितना लिमिटेशन में खाना है या कितना खाना है, तो अगर आप कभी खा भी ले, तो अगर आप फिटनेस फ्री है तो आप थोड़ा बहुत खाएं, अगर उसे यूटिलाइज कर रहे हैं सही जगह। और कितना लिमिटेड खा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इन्होंने फुटबॉल जैसा आंसर दिया है। वैसे बेसिकली आप आइसक्रीम खाते हो कि नहीं खाते हो? वो तो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल खाते हैं। शर्मा ब्रदर्स, आप लोग क्या करते हैं खाने पीने का? सर खाने पीने का एक्चुअली ऐसे जैसे सर ने भी हमें वर्कआउट और डाइट का दोनों का मतलब प्लान भी बता रखा है। तो डाइट सर जब हम वर्कआउट करके आए तो सर हम खाने में चने या फिर मूंग की जो हमारी दाल होती है और सोयाबीन, इन तीनों को रात को भिगोया होता है, फिर सुबह इन्हें खाते हैं सर। और सर ये खाने के बाद फिर एक दूध का गिलास, और फिर इसके बाद शाम को एग बॉयल खा लिए, और रात को फिर सोने से पहले दूध। और जो हमें अभी जो मौसमी जो सब फ्रूट ये सब होते हैं, ये सब खाए। और सर यही है सर अभी डाइट का। तो और इसके अलावा कुछ बर्गर वगैरह कभी खाते हैं? सर बर्गर वगैरह अब मतलब मैंने सर बता दूं तो मैंने बर्गर पिछले
जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैंने बर्गर ही नहीं खाया सर। बर्गर नहीं खाया, पिज्जा भी नहीं खाया? पिज्जा किसी तो के सर साथ मेरे को खाए हुए बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया। ये बड़ा अत्याचार हो रहा है इनके साथ, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे एथलीट हैं जिनके साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि नरेश सर से छिप के कुछ खाना पड़ा हो या इनको बता के? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्लान डाइट सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ चोरी छिपे खाने का मन हो तो यार कोई बताना मत, मैंने आज ये खाया? मैंने किया सर ऐसा। हुआ ये था कि एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उस दिन मैं मिस करके अपनी सारा शेड्यूल जो भी था वहाँ जी। चला गया और फास्ट फूड उस टाइम मैंने खा लिया था। ये करीब हाँ 1.5 साल पहले की बात होगी। तो उसके बाद सर ने मुझे कहा था कि पार्टी वगैरह दोस्तों के साथ करते हो, अच्छा ऐसा कुछ होना चाहिए और हाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि आगे इवेंट भी मेरा आने वाला था, तो उन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना था। और बाकी हम ध्यान रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अब बात ये ऐसे भी है सर कि जैसे हमने आपने पूछा था विकास से कि पिज्जा खाया कि नहीं, तो ये भी है कि जैसे हमने बहुत टाइम से नहीं खाया तो अब इच्छा भी नहीं होती वो सब खाने की, अब वो शौक से भी बाहर होती जा रही हैं वो चीजें हमारे। तो बिल्कुल रूटीन में अगर ना रहे तो चीज़ें मन से हट जाती हैं, वैसा ही कुछ है। कोई बात नहीं, आप लोगों के बदले मैं हूँ और मैं चारों के हिस्से की चीज़ें खाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल रनिंग नहीं करता हूँ। नरेश सर, एक तो सवाल और भी हैं जो मुझे लगता है कि आपसे पूछना चाहिए कि एक जो नॉर्मल कोचिंग में जब हम होते हैं तो एक्चुअली जो आप देखते हैं वहाँ पे बहुत छोटे छोटी एज से, जो जैसा कहा जाता है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है या फैमिली बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहती है तो बहुत अर्ली एज में उनको 3-4 अब तो 5-5 6-6 साल के बच्चे कोचिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये पैरा एथलीट्स की बात आती है तो अक्सर आप देखते हैं कि वो एज डिफरेंस थोड़ा सा डिफर कर जाता है, क्योंकि जो पैरा एथलीट्स हैं उनकी थोड़ा एज अलग पड़ जाती है कि वो थोड़ी ज़्यादा एज में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो 5-6 साल की एज में तो कई बार डिसेबिलिटी के साथ या जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या वहाँ पे कुछ मुश्किल होती है कि जो एक नॉर्मल कोचिंग होती है छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल ठीक बच्चे हैं, सही सलामत हैं, वो 4-6 साल से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे जो पैरा एथलीट्स हैं वो 14-15 साल की अगर एज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल सही कहा आपने कि अर्ली एज में अगर हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो एज हमारी जैसे अगर 5-6 साल से अगर शुरू कर रहे हैं तो 9 साल तक अगर हम करा रहे हैं तो हमारा ये होता है कि हम अलग अलग गेम खिला के देखते हैं, बीइंग अ कोच अलग अलग गेम खिला के देखते हैं कि किस में उसका इंटरेस्ट है और किस में वो खुद जाना चाह रहा है। वहां से फिर और प्रीरिक्विजिट्स हैं उसमें, जैसे अगर हाइट अच्छा है तो किस गेम में अच्छा हो सकता है, अगर कोई स्पीडी है तो उसको किस गेम में इंट्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें हैं। अब बात आती है पैरा की, और 9 से 14 तक ऑलमोस्ट गेम आप डिसाइड कर लेते हैं, उसमें उसकी फिर नर्चरिंग और ग्रूमिंग चलती है। जी, तब जा जो पैरा एथलीट, अगर आप अंकुर धामा जैसे पैरा एथलीट्स देखते हैं तो तब जाके वो शुरू होता है। लेकिन जहां तक दूसरी बात है, दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं तो उसके बाद में पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्कूल है आपको पता ही है कि वो नर्सरी से जाते हैं। अर्ली स्टेज में बच्चों को निकालने में, बच्चों को जब आप निकालते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार डिसेबिलिटी, अगर हम 6-7 साल की बात करते हैं तो बच्चा या तो फर्स्ट या सेकंड में होगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड थर्ड तक में होता है। तो तब उसको गेम के बारे में बताना, और एक ऐसे जगह से आया हुआ है, तो जो मेरा स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ, जैसे इससे पहले भी अगर हम बात कर लें अवनील, ऋषिकांत, ये लोग सब अच्छे रहे हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं, आसमान है। लेकिन जब हम यहाँ से मेरा जो स्टाइल ऑफ कोचिंग है, मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैं स्कूल में हूँ, मैं गेम्स पीरियड में उनको ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि गेम्स पीरियड लेता हूँ, तो गेम पीरियड ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बच्चा जैसे क्रिकेट, और मैं हर दिन एक गेम नहीं खिलाता, मैं कोशिश ये करता हूँ अलग अलग गेम बीच में लेके आऊँ उनको, चाहे रनिंग करा के देखो, चाहे कुछ ऐसे ही क्या आपको छूने का गेम खेल लो, एक दूसरे को रनिंग करके उधर डायरेक्शन फॉलो करने का गेम देख लो, ऐसे करके कोशिश करता हूँ। तो उससे मुझे ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा किस गेम में अच्छा कर सकता है। तो इस पीरियड में तो मेरा यही रहता है, क्योंकि वहां पे मैं कोचिंग कंसेप्ट लेके नहीं जा सकता। अगर मैं किसी को बताने लगा नहीं आपका बैट यहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए, तब तक आपके 40 मिनट खत्म हो जाएंगे और उसका इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा था वो भी मैं मार रहा हूँ। ये होता है, वो 40 मिनट में रिफ्रेश होने के लिए आया है, उसने बल्ला घुमाना है और बॉल मारना है। तो गेम्स पीरियड में मैं देखता हूँ किसका इंटरेस्ट किस में है, और जब सीनियर हो जाता
जब वो 8-9 तक आ जाते हैं तब तो अगर मैं उनको एक बार बोलना है और वो लोग गेम्स पीरियड में भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जब वहां से मैं उनको देख लेता हूँ कि इसका इंटरेस्ट इसमें है, इसका इंटरेस्ट इसमें है, तो मैं सेग्रीगेशन शुरू कर देता हूँ उसके बाद। तो नॉर्मली यहाँ पर जो मेरा दिन शुरू होता है, मेरा दिन सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास शुरू हो जाता है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा मौसम चल रहा है। जैसे हो जाएगा तो ये लोग भी आ जाते हैं हॉस्टल से, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो लोग आ जाते हैं, उनको लेके आया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर क्योंकि फिर मैं घर जाता हूँ, घर से वापस आना है, फिर दिन का रूटीन जो स्कूल है करिकुलम का जो चलता है 9 से लेके 3:40 तक जो चला, फिर जो खेलने वाले हैं उनको गए, चेंज ओवर किया, चेंज करने के बाद में उनको चाय वाय जो भी लेना है, उसके बाद फिर हमारा शाम को 4 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। अब जो शाम वाला प्रैक्टिस होती है, शाम वाली, वो 4 4:30 बजे वाली जो शुरू करते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि कौन से टूर्नामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं या कौन किस। मान लो ब्लाइंड फुटबॉल का नेशनल चैंपियनशिप आने वाला है, तो ज्यादा फोकस ब्लाइंड फुटबॉल में होगा और क्रिकेट बगल में ही चल रहा होगा। तो जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी आने देते हैं और उनको भी आने देते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है, मैं अपनी पोजीशन, खुद को ऐसा पोजीशन करता हूँ कि मेरी कोचिंग का यहाँ पर रहे, और जो मेरा ध्यान इन द सेंस, मेरी नजर जो क्रिकेट खेल रहे हैं दूर, या जो इसके जूडो के लिए कुछ दाव पैच लगा रहे हैं, या जो पैरा जो इसका अपना जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी मुझे दिखाई दें। तो सब चीजें हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है जो फुटबॉल नहीं खेले, नागेंद्र जो बहुत अच्छा कर रहा है अभी, नागेंद्र सो, कई लोग हैं, तो वो लोग वहां पर दूर कर रहे होते हैं, तो मेरी नजर उनमें भी रहती है। और जब हमारे बीच बीच में क्या है, इनको मैच खिलाना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अगर मैच खिलाया बीच में, तो मैच खिलाया तो उस दिन जो लोग दूसरे गेम के, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, पानी लेके आना, बॉल बाहर गई तो बॉल लेके आना, ये सब चीजें, जो भी पानी है या टोटली ब्लाइंड है, जितने लोग भी। तो मेरा जो कोचिंग स्टाइल है ऐसा है। हाँ, डिफरेंस तो आता है, बिल्कुल आपने जो शुरुआत में बात कही थी कि सही है, लेकिन फिर भी हम एनकेज करने की कोशिश करते हैं, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने लेट भी इंट्रोड्यूस किया तो फिर उसको उसी तरह से ट्रेन कराता हूँ, उसकी बॉडी को देखते हुए, इंडिविजुअल को देखते हुए, और बाकी सब रहता है। तो इस तरह से कोशिश होती है तो चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। ये हालांकि ये बहुत जेन्युइन केस है, बहुत मेजर इशू है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसा सर कह रहे हैं कि अगर कोशिशें की जाएं और उनको समझा जाएं और इंडिविजुअल को देख के काम किया जाए तो कि चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम आज रेडियो उड़ान पे, हमारे जो एथलीट्स हैं, उनके कोच हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। हमारे 5 लोग हैं और हमें कब इतना सारा वक्त निकल गया हमें पता ही नहीं चला। थोड़ा सा वक्त और मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ये चारों एथलीट्स जब अपने कोच के साथ टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं और जब बाहर इवेंट्स पे होते हैं तो कई सारी बातें होती हैं वहाँ पे। तो शिवम, पूरी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर होता है जब आप लोग बाहर जाते हैं जो सबसे ज़्यादा सोता है? कौन है वो प्लेयर? कोई ऐसा है? आप चिंता ना करें कि कोच कुछ नहीं कहने वाले। सर जी, सोने वाले की बात करें तो मैं बहुत सोता हूँ, सोने में गुजारते हैं शिवम। चलो, अनुष्का, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा लड़ता कौन है? कोई है जो लड़ता झगड़ता हो? जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं है, सब एक साथ रहते हैं। कोई भी नहीं लड़ता? सर एक बात मैं कहना चाहूंगा सौरभ के लिए। एक सौरभ है और एक हमारा दोस्त है सत्येंद्र। सौरभ और सत्येंद्र दोनों ऐसे हैं कि सबके साथ मस्ती करते हैं खूब, सबको परेशान कर देंगे और भाग जाएंगे परेशान करके, और फिर मस्ती करते हैं, सबको खूब हंसाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सब खूब हंसते हैं सौरभ और सत्येंद्र। अच्छा विकास, पूरी टीम में कभी ऐसा होता है या कोई ऐसा प्लेयर जो खाने पे बड़ा फोकस रखता हो? मतलब खाना मिस नहीं होना चाहिए, बहुत सारा खाना खाता हो? खाने पे तो वैसे सभी देते हैं ध्यान। तो कोई ऐसा है जो दूसरों का भी खाता हो? सर ऐसा तो कोई नहीं है जो दूसरा का भी खाता हो। सर स्पेशली मैं कुछ कहना चाहूंगी इस बात पे। हाँ जी सर, हमारी एक दोस्त है स्नेहा, वो उनका फोकस, मेरे से सीनियर है वो, लेकिन उनका फोकस रहता है खाने पे और वो ज्यादा प्रेफर करती हैं। अच्छा, वो ऐसी वो दूसरों का नहीं वो खाती, लेकिन उनको शौक है खाने वगैरह का। उनको खाने का इतना शौक है, वो खाना कभी मिस नहीं करती। और ऐसे जो लोग होते हैं टीम्स में, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे लोग वो प्लेयर्स होते हैं जिनका खाना कभी मिस नहीं होता। वो कुछ भी मिस कर दें, खाना कभी मिस नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जब आप लोग टूर्नामेंट पे जाते हैं तो जब गेम होता है तो उस टाइम ठीक होता है, लेकिन उसके बाद किस तरह से रिलैक्स करते हैं आप लोग? या सर थोड़ी बातें करके, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके, सब अपनी बॉडी को आराम देने के लिए।
और किस तरह से कुछ और इवेंट्स भी करते हैं? हॉबीज़ में क्या क्या है आप लोगों की? जो ये तो गेम की बात है जो आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई के साथ एक प्रोफेशनली कुछ किया जाए, इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आप लोगों के? सर मेरा बताऊं तो मेरा थोड़ा सर मैं आईटी वगैरह में इंटरेस्ट थोड़ा रहता है। इसके अलावा फोन वगैरह बहुत यूज करता हूँ और उसके बारे में चीजें पता करने की कोशिश करता रहता हूँ काफी। मेरा एथलीट के साथ साथ तो ब्लाइंड फुटबॉल में भी है। ब्लाइंड फुटबॉल में मैं गोल कीपिंग करता हूँ और इसी के साथ साथ मेरा भी सर मोबाइल की मतलब ये मोबाइल की दुनिया है, इसमें भी मतलब थोड़ा जानने का वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इसमें भी। सर अगर स्पोर्ट्स की उससे बात करें तो मेरा एथलेटिक्स के साथ क्रिकेट में, ब्लाइंड क्रिकेट में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर जैसा कि इन दोनों ने कहा, फ़ोन के अगर मुझे नए नए वेबसाइट पे जाके सर्च करना या नई नई चीज़ों को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गर्ल्स वाले कोई शौक नहीं, शॉपिंग वॉपिंग वगैरह वगैरह? इन सब में मैं थोड़ा अलग हूँ, मेरा थोड़ा कम है इन सब चीज़ों में। कपड़ों का है लेकिन वैसा उतना नहीं है जितना रहता है मोस्टली लड़कियों का। मैं जब भी जैसे कुछ शॉपिंग करनी तो मैं विकास को अपने साथ ले जाता हूँ अक्सर कहीं। नरेश सर, ये पूरी टीम जब आप टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जो बड़ा जिद्दी हो? प्लेयर्स की अगर बात करें तो जिद्दी इन सेंस की कई बार जिद एक अलग तरीके की होती है। इसमें पंकज राणा और सुवेंद्र, जी ये दो खिलाड़ी जब हम आए, ये ऐसे हैं कि करना है तो करना है, और वो चीज मुझे उनके फेस पे दिख जाती है। तो कई बार मैं सुवेंद्र को बोलता भी हूँ, जैसे पंकज अगर एक मैच में हासिल नहीं कर पा रहा है तो हेड कोच है हमारे जो सुनील जे मैथ्यू, जब जी। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हम खेल रहे होते हैं, तो जब पंकज से एक मैच अगर थोड़ा सही नहीं गया तो वो उसके फेस पे दिख जाता है और उसको लगता है यार मैं बहुत लूज कर गया कुछ। तो मैं उसके पास जाके फिर मैं समझ जाता हूँ, मैं जाता हूँ उसके पास क्योंकि मेरे अंडर ट्रेन हो रहा है। सुवेंद्र ऐसा है कि अगर उसको किसी ने, मान लो वो हाइट में थोड़ा सा कम है, अगर उसको मान लो किसी का पुश लग गया, नॉर्मली फुटबॉल में पुश लग जाते हैं, और जी, उसके जी। बाद गिर जाता तो खड़े होके वो, मान लो ऐसा लगता है कि ये ढूंढने वाला है, किसी को ढूंढ रहा है। तो मैं उसको अक्सर बोलता हूँ ठीक है जो हो गया लेकिन फेस पे मत लाया करो वो चीज। तो ये दो Okay. प्लेयर्स जो याद हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि आप टीम में कहीं टूर्नामेंट पे गए या गेम पे गए, फिर आपने गेम खेला है जो भी हो, उसके बाद अपने प्लेयर को कहा यार थोड़ा घूम के आओ यार, मेरे को थोड़ा फ्री छोड़ दो, कुछ कभी ऐसा होता है? अगर बीइंग अ कोच मेरे से ऐसा पूछेंगे तो मैं अक्सर टीम के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे मैच खत्म होता है हमारा, हम बहुत रिलैक्स करते हैं, हम जाते हैं कहीं, वो मैं पार्टी देता हूँ, या पार्टी मतलब हम साथ में खाते हैं बाहर, जो डाइट है उसको छोड़ के बाहर जाके भी मैं इनको डाइट ही खिलाता हूँ। लेकिन इनके समझ में वो चीज अब आने लग गई है नहीं तो मुझे पता है कि कैसे रिकवर करना है। और उसके बाद बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, क्योंकि मैं अगर गेम में जब रहता हूँ तो एक अलग रूप में रहता हूँ बीइंग अ कोच, और जब मैं स्कूल में रहता हूँ तो एज अ टीचर मेरा बिल्कुल ही अलग रूप है। तो जब बाहर जाते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और मैं भी इनकी तरह इनके उम्र में आ जाता हूँ, मुझे भी थोड़ा छोटा होने का मौका मिल जाता है तो ये जब एक टीम और कोच और जब प्लेयर एक साथ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। बहरहाल मेरे पास थोड़ा सा वक्त और है कि हम इनसे चलते चलते कुछ पूछेंगे। और जो हमारे एथलीट्स हैं आप चारों से, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सुनने वालों को, जो भी शायद अपने घरों में हैं, बंद हैं, या शायद घरों से बाहर भी हैं, तो पैरा एथलीट्स में किसी भी वजह से नहीं आ पाते, मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने संदेश में अपना एक मैसेज दें हमें चलते चलते, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, कि किस तरीके से वो मोटिवेट हो सकते हैं और किस तरीके से वो अगर पैरा एथलीट में कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ जगह ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं और जो बड़े हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो आपको थोड़ी भी उसमें एथलीट हो या कुछ भी, आपको लगता है कि इसका इस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज को उसे सिखाइए, क्योंकि आगे चलकर उसी में कुछ ना कुछ करेगा। अगर इंटरेस्ट है तो पक्का करेगा, क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसमें नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वही हम सोचते हैं कि कहीं स्कोप नहीं है तो हम स्कोप खुद ही बना लेंगे उसमें। ये मैं कहना चाहूंगा। तो ये है शिवम नेगिम जो उत्तराखंड से हैं और हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आपका संदेश क्या होगा हमारे सारे लिसनर्स के लिए? सर जो मेरा संदेश है कि बच्चा जो, सर जैसे कान शिवम ने कि जो बच्चा है कि उसे उसके इंटरेस्ट के साथ चीज़ें करने दी जाए। सर मेरा भी यही कहना है कि जो बच्चा है उसका जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सर, उसे वो चीज़ करने दी जाए,
क्योंकि सर जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होगा सर वो उसे फोकस करेगा। अगर आप उसे जबरदस्ती किसी और फील्ड में घुसाओगे तो वो उतना वो अच्छा नहीं करेगा। तो बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो करने दिया जाए और फैमिली उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अब एथलीट्स बनना या पैरा एथलीट्स बनना या स्पोर्ट्स में जाना पहले वाली बात नहीं है। आजकल जो पढ़ते लिखते हैं वो भले जितना भी कमाए, लेकिन जो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कमाते हैं। विकास, क्या संदेश है पूरे लिसनर्स के लिए? सर मेरा लिसनर्स के लिए यही संदेश है जैसे जो सबका है कि जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे वो अपने बच्चों को या उनका किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो उन्हें वो जरूर करने दें, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट होगा तभी जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ में वो अपना बेस्ट कर पाएंगे। तो मेरा यही सभी पेरेंट्स के लिए ये एक संदेश है। थैंक यू वेरी मच। और अनुष्का, बहुत सी फीमेल्स हैं, गर्ल्स होंगी जो हमें इस टाइम सुन रही होंगी और शायद बाद में भी सुनेंगी हमारे यूट्यूब के, जब हम यूट्यूब पे ये शो आएगा। और होपफुली जब यूट्यूब पे जब भी आप चाहें तो बिल्कुल इस शो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे इसी शो का। तो हमारे लिसनर्स वो जो अभी तक यूट्यूब पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, दिल से दिल तक का यूट्यूब चैनल है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लें और वहाँ पे आके भी आप जब अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के हिसाब से जब आपके पास वक्त हो तो हमारे शोज़ देखें। सारे शोज़ वहाँ पे आपको वीडियोस, ऑडियो सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अनुष्का, गर्ल के लिए स्पेशली और हमारे सारे लिसनर्स के लिए क्या संदेश है जो बीइंग अ गर्ल आप कहना चाहोगे कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में अपनी चॉइस में आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सारी लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक तो डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। जो आपके बेटे कर सकते हैं वही आपकी लड़कियां भी कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो साथ में अगर पढ़ाई भी कर रही हैं और वो अगर आपको लगता है कि वो गाती अच्छा है तो आप बाकायदा उन्हें सिंगिंग लाइन में उनके लिए स्कोप ढूंढिए। अगर वो चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स करे तो बिल्कुल आप उन्हें आगे लेके जाइए। ऐसा नहीं कि लड़के स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो लड़कियों का कोई स्कोप नहीं है स्पोर्ट्स में। अगर उनका इंटरेस्ट है तो स्कोप तो आप खुद ढूंढ सकते हो। अगर हमको इंटरेस्ट है तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो आप उनके साथ ये मत कीजिए कि तेरा करियर नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि पैसा इस ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। अगर आप वो खुश है उस चीज़ को करके तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ा मनी है उसके लिए। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी उसकी खुशी है। खुशी है, बिल्कुल। ये हैं अनुष्का जो हमारे साथ रतलाम एमपी से जुड़ रही हैं लाइव शो में। अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतने जो बातें आप सब ने हमारे साथ शेयर की, और साथ में हमारे चारों एथलीट जो कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे इस बार लॉकडाउन के दौरान अपने वर्चुअल इवेंट्स किए हैं। वर्चुअल इवेंट्स में बेसिकली ये अपने जगह पर जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे अपने इवेंट्स को पूरा करते हैं। उसके फिर स्क्रीनशॉट और वीडियोस जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इवेंट्स उनको पोस्ट किए जाते हैं। उस तरीके से वो आपको पता है कि जिस तरह से वर्चुअल इवेंट्स आजकल सारे चल रहे हैं उसी तरह से होता है। नरेश सर, आप क्या कहेंगे बीइंग अ कोच, बीइंग अ प्लेयर, और क्योंकि एक स्पोर्ट्स में आप हैं और पहले खेलते आप सिखाते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर हम पेरेंट्स को, स्कूल्स को, या जो भी अभिभावक हैं बच्चों के, और अब क्योंकि पैरा एथलीट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बड़े बड़े नाम आप इस टाइम देखते हैं जो आपको टीवी चैनल्स में अलग अलग जगहों पे वो मिलते हैं, जैसे बाकी हमारे प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं वो सब भी ऐड कर रहे हैं, और मतलब एक पूरा स्कोप है, अच्छा खासा प्रोफेशन बन सकता है, लाइफ आगे सेटल हो सकती है पैरा एथलीट्स की। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो क्या मैसेज और क्या बात है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सही। मैं सबसे, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं रेडियो उड़ान के माध्यम से और आरजे नरेश के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारी चर्चा सुनी होगी, तो सिर्फ यही कहूंगा कि सपने उनको अपने देखने दीजिए, क्योंकि अगर वो अपने सपने देखेंगे, जब उनको संवारने की बात आएगी तब उनकी आप क्या मदद कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल, बीइंग अ इंस्टीट्यूशन, आप क्या मदद उनकी कर सकते हैं वो कीजिए। जहां तक बात रही खेल की, तो खेल आज आपको वो सब कुछ दिला देता है और कम उम्र में दिला देता है जो आप 35 साल में जाके करने वाले हैं। अगर आप एक पैरालंपिक मिल गए, वो सारी सुविधाएं और वो सारी चीजें आपको 22 से 25 साल के बीच आपको सारी चीजें आपके पास होंगी। क्योंकि जब हम जॉब के लिए भी, या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी चीज कर रहे होते हैं, हम क्या चाहते हैं, जॉब करके थोड़ा सा हमारे पास सुविधाएं आ जाएं और हम अपने परिवार को हेल्प कर सकें, और ज्यादातर सबका यही रहता है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में, अगर आपने मन लगा लिया और सही स्पोर्ट्स चूज कर लिया, अगर कोई मैथ्स में, साइंस में अच्छा है तो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं ना उसे,
हम जी। ट्यूशन भेजते हैं। तो वैसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे कोचिंग भेजिए। कोचिंग अगर करेगा और सही जगह पे करेगा तो वो सारी चीजें 23 से 25 ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक सब कुछ वो अचीव कर लेता है और बहुत अच्छे मुकाम पर होता है जहां उसे अपने नेशन को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि खेलने दीजिए और साथ में उनको उनके जो सपने हैं उनमें आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स को लेके वो करने की कोशिश कीजिए। तो ये है नरेश सर देहरादून से हमारे साथ में उनके 4 प्लेयर्स अनुष्का, शिवम, सौरभ, विकास, सारे एथलीट्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, ये सब गेम खेल रहे हैं, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इसको जो स्पोर्ट्स इन्होंने चुने हैं, जो इन्होंने फील्ड्स अपने अपने चुने हैं, उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है। और इनका जो प्रॉमिसिंग एटीट्यूड है अभी से जो हमें दिख रहा है, ये जब बात करके आज हमें पता चला है कि कितने प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन है ये इनफैक्ट। और साथ में जो इतने अच्छे हमारे कोच हैं और नरेश सर का जो अपने प्रॉमिसिंग स्टूडेंट के साथ जो एक बीइंग ए कोच उनका एटीट्यूड है, इससे आपको पता चलता है कि ये फ्यूचर है हिंदुस्तान के पैरा ओलंपिक्स का। पैरा एथलीट्स आने वाले जब आप मिलेंगे तो शायद हो सकता है कि हम इनसे फिर दोबारा किसी इंटरव्यू में मिलेंगे और शायद ये तब बहुत बड़े एथलीट बन चुके हैं, ऐसी हमारी उम्मीद और रेडियो रन की पूरी टीम विश करती है अपने आप सब के लिए। और इतना सारा वक्त देने के लिए, इतना सारा अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया सर ने। साथ में आप चारों एथलीट्स का जो अलग अलग जगहों से हैं इस टाइम और अलग अलग परिस्थितियों में, फिर भी हमको इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजे नरेश और थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जो हम अपने स्टार्स के साथ थे, जो पैरा एथलीट हमारे स्टार्स हैं उनके साथ ये शो था। अब मेरा भी वक्त हो गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, इस प्रॉमिस के साथ कि फिर नेक्स्ट वीक आपके साथ ठीक 10 बजे मैं आपके साथ आऊँगा एक और न्यू ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो रन, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।